हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अपकमिंग वीक रहेगा, उसमें हमारा जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्या हम प्लान करेंगे, कौन से लेवल को वॉच करेंगे और हमारे कौन से बेंचमार्क इंडेक्स को हम कैसे देखेंगे। तो ये हमारा एक पहला इस वीडियो का पोर्शन रहेगा जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं हमारा मार्केट रिव्यू क्या रहेगा। सेकंड रहेगा हमारा कि जो अपकमिंग वीक में हमारा बजट है, ठीक है, 23 जुलाई को है, जो हमारी गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है अभी की, ठीक है। तो उनका ये पहला बजट रहेगा, ठीक है। पहला बजट रहेगा, वो इस बजट में किस सेक्शन को, किस सेक्टर को कैसे रिवॉर्ड कर सकते हैं, या सिंपल एक बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी एक बजट की, वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। डिटेल में हम तीन चीज़ें देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा हमारा बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है। बेंचमार्क इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स क्यों बोला है बेंचमार्क इंडेक्स और यहाँ पे निफ्टी क्यों लिखा है? क्योंकि हम किसी भी कंट्री का बोलो या किसी भी एरिया का बोलो, ठीक है, तो उसमें हम एक पर्टिकुलर बेंचमार्क सेट करते हैं जिसको हम एनालाइज करके या उसके अगेंस्ट जो भी कुछ करके, तो पूरे सेक्टर का या पूरे कंट्री का या पूरे एक्सचेंजेस का, मीन्स पूरा इकोसिस्टम है जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इकोसिस्टम है, उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा जो भी आउटकम्स है वो निकाल पाए या जो भी इन्फ्रेंस है वो निकाल पाए। तो हम इस एक बेंचमार्क की स्टडी करते हैं और उससे बेसिकली हमें आइडिया हो जाता है पूरे जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या इवेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम बेंचमार्क की स्टडी करते हैं। जो हमारा इंडियन बेंचमार्क है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो निफ्टी 50 के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम उसका रिलेटिव परफॉर्मेंस विद डिफरेंट एसेट्स के कंपैरिजन करेंगे। जो एसेट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, जो इक्विटी वर्सेस अदर एसेट्स रहे, जैसे गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, यूएसडी हो गया, तो इनसे हम देखेंगे कि हमारा निफ्टी रिलेटिवली कहाँ खड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा रहा बेंचमार्क इंडेक्स से रिलेटेड कि हम बेंचमार्क इंडेक्स को कैसे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें कंपोनेंट रहेगा वो हमारा रहेगा बेंचमार्क एनालिसिस। बेंचमार्क एनालिसिस में हम निफ्टी 50 और हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी के दोनों करंट वीक के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास जो लेवल्स हैं वो कैसे, कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल हैं और कौन से लेवल पे हमें क्या प्लान सोचना है, तो उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड प्लान, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, सेकंड प्लान हो गया। और थर्ड प्लान इस सेक्शन का, इस वीडियो का रहेगा हमारा बजट एक्सपेक्टेशन। इस बजट में, इस कोलिशन गवर्नमेंट के पहले बजट में हमारे पास पब्लिक के लिए क्या है, ठीक है, पब्लिक के लिए क्या है, कॉरपोरेट्स के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है और ट्रेडर्स के लिए क्या है, इन चारों का एक बेसिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इन चारों का हम देखेंगे कि इस बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को। सबसे पहला सेक्शन हम देख लेते हैं कि निफ्टी का रिलेटिव एनालिसिस, ठीक है। निफ्टी का रिलेटिव एनालिसिस के लिए हम सीधा चल जाते हैं रिलेटिव चार्ट्स पे, ठीक है। अब ये हमारा एक टेम्पलेट है जिसमें हम रिलेटिव एनालिसिस करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स का, किसी भी इंडेक्स का। ये मेरा टेम्पलेट है, सबका अलग अलग टेम्पलेट रहता है और कौन से एसेट्स को ऑर्गेनाइज करके कौन से एसेट्स से रिलेटिवली चेक करता है, तो सबका एनालिसिस अलग अलग है। मैं यहाँ पे 3 एसेट्स को कंपेयर करूंगा। सबसे पहला एसेट्स है हमारा गोल्ड, जो बिगेस्ट एसेट रहता है, ठीक है। और सेकंड एसेट है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको जीएस कंपोजिट इस पर्टिकुलर चार्ट में रखा जाता है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा, थर्ड एसेट है यूएसडी आईएनआर, ठीक है। इन सबका जो, इन तीनों एसेट का, स्पेशली तीनों एसेट का, जीएस कंपोजिट मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड और यूएसडी आईएनआर, इन सब का एक इनवर्स रिलेशन है। सबसे पहले ये है रेंको चार्ट्स, ठीक है। रेंको चार्ट्स होपफुली सबको पता होंगे कि रेंको चार्ट्स क्या होते हैं। रेंको चार्ट डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम रहता है। तो हमें एक
नॉइसलेस चार्टिंग मेथड मिल जाता है, जिसे हम सिर्फ प्राइस को ही मॉनिटर करते हैं। हम ये बोलते हैं ना कि भाव भगवान है, तो इसी प्राइस को हम मॉनिटर करते हैं और इसी प्राइस से हम एनालाइज करते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं चार्ट। तो हम सिर्फ प्राइस को और निफ्टी के प्राइस को, इन दोनों को रेशियो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है रिलेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, अब रिलेटिव परफॉर्मेंस, सबसे पहले ये तीन एसेट क्लास चलते हैं इन्वर्सली। एग्जैक्ट इन्वर्सली नहीं चलेंगे, लेकिन ये रहता है कि अगर एक एक एसेट परफॉर्म कर रहा है तो मैक्सिमम जो बिग मनी रहेगी उसी एसेट को चेज करेगी। ठीक है, और अदर एसेट में से अपना पैसा निकाल के जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, या लीडिंग लीडिंग सेक्टर नहीं बोलेंगे, लीडिंग एसेट बोलेंगे हम इसको, लीडिंग एसेट है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि जैसे हमारा गोल्ड, स्पेशली एग्जांपल के थ्रू मैं इसको एक बेसिक टर्म्स में समझा देता हूँ। एग्जांपल के थ्रू गोल्ड है, गोल्ड और इक्विटी का रिलेशन इस तरीके से है, अगर गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा तो इक्विटी आइदर स्टेगनेंट रहेगी या कंसोलिडेट करेगी या डाउन परफॉर्म करेगी। दो केस सिनेरियो रहेंगे। ठीक है, इंडिया के केस में मोस्टली ये कंसोलिडेट करता है। अगर गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी कंसोलिडेट करता है, क्योंकि निफ्टी इंडिया का ऐसा मार्केट का इकोसिस्टम है जिसमें हमारे पास आईएनआर डेप्रिसिएशन भी मिलता है और साथ में गोल्ड का एप्रिसिएशन भी मिलता है। ठीक है, तो डबल इम्पैक्ट रहता है, इसलिए हमारे पास गोल्ड हमेशा या तो इक्विटी से अच्छा करेगा। अगर इक्विटी से अच्छा कर रहा है तो हमारे जो इक्विटी है वो आइदर स्टैग्नेशन रहेगी या माइनर अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। ठीक है, दोनों एक्सट्रीम अपोजिट नहीं चलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना गोल्ड का स्पेसिफिकली। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में क्या देखा जाता है कि ये जो स्पेशली यूएसडी के अगेंस्ट जो भी कंट्री का करेंसी है उसका रिलेशन, और उस कंट्री के, उसी कंट्री के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जैसे यूएस गवर्नमेंट का टी बिल्स है, ट्रेजरी अकाउंट्स है, तो वो और हमारा गोल्ड, ये तीनों का रिलेटिवली उस पर्टिकुलर कंट्री का हम जो बेंचमार्क देखते हैं रिलेटिवली, तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, इंडिया के केस में थोड़ा गोल्ड का ये रहता है, अदरवाइज गोल्ड हमेशा इन्वर्सली चलता है, अप्रॉक्सीमेटली इन्वर्सली चलता है। करेंट सिनेरियो में आपको लगेगा कि गोल्ड भी कंसोलिडेट कर रहा है और यूएस भी ऊपर जा रहा है। इंडिया में तो मैंने बोला कि ये डबल इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आईएनआर का डेप्रिसिएशन भी मिलता है, साथ साथ गोल्ड का एप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, तो डबल इम्पैक्ट मिलता है, तो हमें इसका समझ आता है कि हम हमारे जो इंडिया का गोल्ड है वो आउट परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, यूएस में अब की बार ऐसा सिनेरियो है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो है, जो सारी थ्योरीज को फेल कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, स्टिल हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं पे स्टिक रहेंगे। तो हमारे ये तीन एसेट्स अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो इक्विटी हमारा अंडर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये एक बेसिक अजम्पशन है और ये एक थ्योरी है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि तीनों चार्ट, जैसे जीएस कंपोजिट है, ये भी अंडर परफॉर्मेंस में है। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड है, ईएमए चैनल का ट्रेंड है, और ये जो रैंको चार्ट है 0.5%, 0.5% में हमारे पास अंडर परफॉर्मेंस है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर परफॉर्म कर रही है, हमारे पास गोल्ड अंडर अंडर परफॉर्म कर रहा है, और हमारे पास आईएनआर, यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो खुद का करेंसी है रुपीज, वो अगेंस्ट द डॉलर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो तीन एसेट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों एसेट। ठीक है, तो तीनों एसेट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो इक्विटी है वो स्ट्रोंग रहेगा, वो आउट परफॉर्म करेगा, और वो इस चार्ट में दिख ही रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये तीनों के 0.5% चार्ट है रैंको के। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा लो लगा था 21,100 पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 4,000 का लेवल टच हो गया, और यहाँ पे गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, हमारा जो टी बिल्स जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारा यूएसडी आईएनआर करंटली एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो ये भी अब अंडर परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है। ठीक, तो जब तक ये अंडर परफॉर्मेंस करते रहेंगे, एटलीस्ट दो एसेट अंडर परफॉर्मेंस करते रहेंगे, तो हमारा इक्विटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इक्विटी कहाँ तक स्ट्रॉन्ग रहेगा वो नेक्स्ट हमारे सेशन, नेक्स्ट जो एनालिसिस रहेगा उसमें देखेंगे। सिंपल सा ये टेम्पलेट का मीनिंग यही है कि हमारे तीनों एसेट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बेसिक सिनेरियो रहेगा कि हमें बुलिश रहना है हमारी इक्विटी पे, इंडियन इक्विटी पे, निफ्टी 50 पे हमें बुलिश रहना है। ठीक है, ये हमारा था क्या कहते हैं, निफ्टी का जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास निफ्टी का जो हमारा बेंचमार्क है, बेंचमार्क का एनालिसिस कैसे करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि हमें बुलिश रहना है हमारी इंडियन इक्विटी पे। कोई भी डाउन साइड आती है या आएगी तो वो इमीडिएटली बाइंग अपॉर्चुनिटी बना लेगा। ठीक है, और हमारे पास जो ये कॉन्टिन्यूसली अपसाइड जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे ट्रेडर होंगे जो वेट कर रहे हैं करेक्शन। ठीक है, जैसे ही उनको हल्का सा करेक्शन दिखा वो इमीडिएट कोई भी एक लेवल से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें बुलिश रहना है। हमें अगर बियरिश रहना है छोटे टारगेट लेने के लिए, सिर्फ छोटे टारगेट लेने के लिए, ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है। ठीक है, मैं ये बोलूँगा एक्सट्रीम बुलिश है। अब डिस्कस करते हैं कि हमारा जो मार्केट है, जो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स है, उनके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो है नेक्स्ट वीक इवेंट बेसिंग है। ठीक है, इवेंट बेस्ड है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट वीक है जो, ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारे पास है इवेंट का वीक है। ठीक है, इवेंट का वीक है, बजट है, इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट बजट है, और फर्स्ट बजट है इस पर्टिकुलर नई गवर्नमेंट जो कोलिशन से बनी है अब की बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम इनफ रहता है एक वीकली ओवरव्यू बनाने के लिए कि वीक में नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 3-4 डेज में कैसा सिनेरियो रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये वीकली चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फोकस करना ये है फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी जुलाई फ्यूचर, स्पोर्ट चार्ट का भी हम डिस्कस कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हमारा करंट वीक का है, ये जो रेंज बनी थी, एक छोटी सी रेंज बनी थी। ठीक है, ये जो एक रेंज बनी थी, यहाँ पे हमारे पास इस कैंडल से ब्रेकआउट आया था। इस कैंडल से ब्रेकआउट आया आया हुआ है, और ये हमारे पास जो टारगेट है 24765। ठीक है, 24765 का एक ओपन टारगेट है, जो कल की क्लोजिंग से अप्रॉक्सीमेट 120 और 130 पॉइंट्स ही दूर है। ठीक है, तो जो ये हमारा ऑलरेडी एक ये ट्रेड है जो चल रहा है, जिसका फाइनल टारगेट 24,765 के लिए पहुंच सकता है। ठीक है, और जो प्रीवियस सेशन हुआ है डाउ जोन्स में, डाउ जोन्स 765 पॉइंट्स अपसाइड हुआ है। तो हमें जो नेक्स्ट सेशन होगा टुमारो, कल का सेशन होगा, उसमें एक अच्छा गैप अप मिल जाएगा। और जो ये टारगेट बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेट 125 टू 140.5 पॉइंट्स, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट गैप अप में ही अचीव हो जाएगा, और ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये एक स्पेसिफिक लेवल क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमारे पास एक करंटली ट्रेड ओपन था, उसका एक टारगेट पेंडिंग है, वो टारगेट हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ के बाद 760 के ऊपर कोई प्रीवियस जोन नहीं है, कोई हमारे पास लेवल नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कितना जाएगा हमें नहीं पता, ऊपर वाली साइड हमें नहीं पता कितना जाएगा, सिंपल सा। कोई ये बताएगा कि इतना मूव कर जाएगा, यहाँ मूव कर जाएगा, हमारे पास ऊपर के टारगेट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। जो हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे पास प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट जोन है कहाँ है, वहाँ तक हमारे पास हिस्ट्री रिपीट करेगी, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला प्लान रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है, हमारा पहला प्लान रहेगा ये 765। 765 हमारे पास आ गया, उसके बाद के लेवल हमारे हमें ऊपर के नहीं पता। फिर भी एक राउंड लेवल हम कंसिडर करेंगे 25,000 का। ठीक है, 25,000 का एक राउंड लेवल करेंगे। जो ये 30 मैंने मार्क किया है, ये स्पोर्ट का अगर देखेंगे आप, सब स्पोर्ट का ऑलमोस्ट 31 टू 33 पॉइंट्स का डिफरेंस चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे 25,000 से लेके 25,050, ये कुछ एक बफर जोन रहेगा। यहाँ तक का हमारे पास, सॉरी यहाँ तक का नहीं, यहाँ का 25,054 का ये वाला एक बफर जोन रहेगा। ठीक है, तो अपसाइड में हमारे पास ये जोन है। ठीक है, देखा जाए अपसाइड में हमारे पास ये जोन है, और डाउन साइड में हमारे पास ये वाले जोन है। ठीक है, तो बुलिश मार्केट हमारा बुलिश है। ठीक है, बुलिश है, लेकिन हमें एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक, अच्छा सा पुल बैक आ जाए, तब हम अपने
बुलिश मार्केट में अगेन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, करंटली अभी जो ये स्ट्रेच चल रहा है यहाँ तक का 25,050 रुपीज़ तक का हमारे पास जोन है। टेक्निकल जो लेवल है 765 है, 765 के ऊपर किस स्पीड से जाएगा, कैसे जाएगा 25,050 तक, आई हैव नो आइडिया। सिंपल सा लॉजिक है। इस ये वाला जो रेंज रहेगा ये कैसे आएगा, कब आएगा, इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले टेक्निकल पैटर्न बनेगा, उसके बाद हमारे पास अभी क्या होना चाहिए। अगर ये वाला टारगेट ओपन होना है तो क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा और ये कंसोलिडेट करके रेंज बना के और फिर ये अटेम्प्ट करेगा, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करेगा, ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद फिर हम इसको एक रेफरेंस लेंगे और उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऊपर का जोन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगर हमें अभी कंटिन्यूस जो स्ट्रेच चल रहा है उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहें ऊपर साइड में, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारे पास जो लेवल है ये हमारे पास मॉर्निंग में ओपनिंग में ही आ जाएगा 765। तो उसके बाद हमारे पास कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर का लेवल है 25,050 रुपीज़। ठीक है, अब नीचे के लेवल देख लेते हैं। ठीक है, नीचे के लेवल देख लेते हैं हम। नीचे के लेवल हमारे पास जो हैं वो इनिशिएट कब होगा। अब इनिशिएशन सबसे पहले डाउन ट्रेंड का इनिशिएशन कब होगा। चांसेस क्या है कि हमारे पास एक छोटा सा देखा जाए ये इंट्राडे में यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इंट्राडे में हमारे पास ये वाला जोन है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे गैप अप होगा। ठीक है, यहाँ पे गैप अप होने के बाद इमीडिएट सेलिंग आती है और ये वाला लेवल अगर डिफेंड होता है तो ये अगेन इस वाले जोन में ऐसे स्क्वीज होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास पहला जोन रहेगा वो ये रहेगा 24,500। ये 24,500 हमारा ऐसा जोन है। इसके नीचे ये फ्यूचर का है, इसके नीचे हमारा एक डाउन ट्रेंड चालू होगा। ठीक है, यहाँ तक हम सारे सपोर्ट काउंट करेंगे कि यहाँ ब्रेक डाउन हो गया तो हम यहाँ तक का टारगेट करेंगे और यहाँ तक का टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके नीचे जब तक ये लेवल लेवल 24,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम पोजिशनल शॉर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल शॉर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बजट है बड़ा बड़ा, यहाँ पे ट्रेंड बन सकता है या तो डाउन साइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया अभी के लिए। जो डाउन ट्रेंड आएगा, जो एक पुल बैक आएगा, मे बी 2% का आए, मे बी 2.5%, 3%, जितना भी परसेंट का आए। ठीक है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3.5% का करेक्शन हो जाए, 3.5 या 4% का करेक्शन हो जाए। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो हमारा मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट है, वो हमारे पास बुलिश है। ठीक है, तो पुल बैक हम देखेंगे, पुल बैक कहाँ कहाँ तक, हम सीधा इधर उधर की बातें ना करके पुल बैक देख लेते हैं सीधा। इंट्राडे शॉर्ट हम यहाँ तक करेंगे 24,500। अब ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, ये वाले लेवल का, जो हमारे पास ये वाला लेवल है, ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तब हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल सपोर्ट बनेगा 24,250। 24,250 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 24,000 का बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बजट वाले दिन इतना हो सकता है, इतने चांसेस है। तो ये वाले जोन को हम बजट के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो डाउन साइड का है बजट प्लान करेंगे। अप साइड हमारे पास लिमिटेड है 25,000 तक, अप्रॉक्सीमेट 400 पॉइंट्स, और जाने के लिए हमारे पास नीचे जाने के लिए 700 800 पॉइंट्स है अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे ओपन होगा तो अप्रॉक्सीमेट 765 पॉइंट्स। ठीक है, 765 पॉइंट डाउन साइड के लिए है। ठीक है, ये वाले भी 23,900, ये सारे जोन हमारे पास डाउन साइड के लिए ओपन रहेंगे बजट वाले दिन या बजट के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा रहा निफ्टी का, किस हिसाब से हमारा प्लान होगा निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी के हमने प्लान डिस्कस किए, लेवल डिस्कस किए। ठीक है, अभी हम लेवल 24,000 और 23,900 तक ही रखेंगे। उसके बाद नीचे क्लोज होता है तो हम पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड करेंगे नीचे। उसके बाद के लेवल हमें देखना पड़ेंगे कि कहाँ लेवल बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो हम 23,900 तक का लेवल मार्क करेंगे और वहीं तक का प्लान करेंगे। इससे ज़्यादा हम प्लान नहीं करेंगे बजट इवेंट बेस पे। ठीक है, ये हो गया हमारा इवेंट बेस का प्लान। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये
ध्यान देना, ये हमारे पास सपोर्ट है। अब हमने फ्यूचर के चार्ट में स्टडी किया है, सारा कुछ एनालिसिस फ्यूचर में किया है। सिंपल उसमें 30 to 35 पॉइंट्स को ऐड कर देना है। सिंपल जो प्रीमियम चल रहा है 640 और 613, सिर्फ 30 पॉइंट्स का ऐड कर देना बस, बाकी सारे लेवल सेम रहेंगे। 30 पॉइंट्स का मैंने डिस्कस किया है सारा सब फ्यूचर के हिसाब से, तो उसमें 30 पॉइंट माइनस करके सारे लेवल सपोर्ट के हिसाब से आपके काउंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम निफ्टी बैंक में। ये सपोर्ट का चार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर में क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक बन रहा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बियर भी स्क्वीज होते जाते हैं, बियर भी, और हमारे पास बुल भी स्क्वीज होते जाते हैं। बुल भी आ रहे हैं, बियर भी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट और डाउन साइड ब्रेकआउट डिसाइड करेगा ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल किधर को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है, ये उसके बाद डिसाइड होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल में हमारे पास ये एक जोन है। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। जब जिस भी साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड में उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल डाउन साइड के लिए भी चालू हो सकता है और अप साइड के लिए भी चालू हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहला हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के बाद अब 15 मिनट में भी देख लेते हैं थोड़ा। हमारे पास ये वाला जोन है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में एक और कैस्केड आ रहा है जो एक राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज बोलो, इसको फॉलिंग वेज बोलेंगे। फॉलिंग वेज का एक चार्ट पैटर्न बन रहा है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम रहता है, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट मिल जाएगा हमें, यहाँ ब्रेकआउट। तो एक छोटा सा स्विंग, एक छोटा सा स्कैल्प या पोजिशनल प्ले करेंगे कौन से लेवल तक। ठीक है, सबसे पहला लेवल हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, आवर्ली चार्ट में अप्रॉक्सीमेट 52,800। ठीक है, 52,800 तक का हमारा एक पहला टारगेट रहेगा। 52,800 के बाद हमारे पास 53,200 का लेवल रहेगा। 53,200 के बाद हम अपना बजट का प्लान करेंगे प्रॉपर। ठीक है, जैसे जैसे ये लेवल आते जाएंगे उस हिसाब से हम अपने टारगेट्स को प्लान करेंगे। ठीक है, हम इनिशिएट करेंगे ये वाले चार्ट पैटर्न पे। कैसे काम करेंगे हम, ठीक है, हम इनिशिएट करेंगे इस वाले पे। ठीक है, हम इनिशिएट करेंगे ये वाले चार्ट पैटर्न पे। टारगेट हमारा ये रहेगा 52,800। ठीक है, पहला टारगेट 52,800। 52,800 के बाद हमारे पास टारगेट रहेगा 53,200। 53,200 के बाद डायरेक्ट हमारे पास 54,060 के आसपास का जो एक राउंड लेवल है, यहाँ तक हम प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे यहाँ पे अपसाइड, अपसाइड काफ़ी अच्छी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में बुलिश साइड में अपसाइड, अपसाइड बोलेंगे हम। ठीक है, वो हमारे पास बहुत अच्छी है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ये हमारे पास हो गया एक प्लान बैंक निफ्टी में कि हम इनिशिएट अपसाइड के इनिशिएशन कैसे करेंगे, और अपसाइड का हमारे पास सारे प्लान और लेवल्स हमें मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है डाउन साइड की। ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 51,750 का। ठीक है, 51,750 का। ठीक है, ये हमारे पास पहला सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये टूटने के बाद हमारे पास ये वाले सपोर्ट होंगे। अगर ये टूट जाता है ना 51,750 या 51,700 टूट जाता है, तो हम इन छोटे लेवल को प्लान नहीं करेंगे। हम सीधा 50,000 के आसपास के लेवल के लिए प्लान कर लेंगे। सिंपल सा बात था, क्योंकि हमारे पास बजट इवेंट है तो हम एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से पिछले 10 दिनों में मार्केट इंट्राडे में जिस हिसाब से चल रहा है, तो एक ट्रेंडिंग मूव, बड़ा मूव बजट के आसपास, बजट से पहले भी आ सकता है, ये बजट वाले दिन भी आ सकता है, बजट वाले बाद भी आ सकता है। तो हम एक ट्रेंडिंग मूव के लिए प्लान करेंगे। टिम सिंपल है। हमारे पास नीचे के लेवल 50,000, 49,600, ये दो लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, 50,000 और 49,600। ठीक है, ये हमारे पास हैं बियर के लिए। ठीक है, बियर के लिए ब्रेकआउट होता है। अपसाइड के लिए हमारे पास है 53,180। 53,180 के बाद हमारे पास 53,50, हमारे पास 53,200, 52,800। ठीक है, 52,800 और 53,200, ये दो हमारे पास बुल के लेवल हैं ऊपर के।
ठीक है। और 53 to 100 अगर टूटता है तो हमारे पास सीधा 54,000 के लेवल आ सकते हैं। ये हमारे पास निफ्टी बैंक का है पूरे लेवल्स, ठीक है। सिमिलर सिमिलर वे में सेम स्ट्रक्चर बन रहा होगा हमारा फिन फिन निफ्टी में, ठीक है। सेम एनालिसिस वहाँ पे भी रहेगा, सेम स्ट्रक्चर बन रहा होगा वहाँ पे, तो लेवल्स भी सिमिलर वे में बन जाएगा। थोड़ा सिर्फ लेवल्स का डिफरेंस रहेगा, बट आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमारे थे बेंचमार्क इंडेक्स। हमने बेंचमार्क के दोनों में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, बुल और बियर दोनों के लेवल हमने देख लिए। किस तरीके से प्लान करेंगे, ट्रेंडिंग ही प्लान करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि इवेंट है तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर जाते हैं। हमारा जो थर्ड था, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अब बजट के लिए। बजट से रिलेटेड हम क्या रखेंगे, हमारे पास पब्लिक, कॉर्पोरेट, इन्वेस्टर, ट्रेडर, इन सब की क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे इस पर्टिकुलर बजट से, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपेक्टेशन है बजट का, पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक जनरल कॉमन जो पर्सन है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सबसे पहले जो कुछ स्कीम होंगे, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा ये कोलिशन का आपकी बार, ठीक है। प्रीवियस वे में ये फैक्टर नहीं था, ठीक है। आपकी बार कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट है तो मतलब थोड़ा उनके पास नंबर नहीं है, पब्लिक को प्लीज कर सकती है इस बार, ठीक है। पब्लिक प्लीजिंग फैक्टर हो सकता है, तो ये वाले पोर्शन पे हमारे पास ज़्यादा फोकस हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है, ज़्यादा फोकस हो सकता है। ये बजट कॉरपोरेट की बजाय पब्लिक प्लीजिंग ज़्यादा हो सकता है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट है, थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेती है, क्या पता वो बैलेंस कर दे दोनों को, तो ये भी चांसेस है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पब्लिक प्लीजिंग होगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है थोड़ा सा। तो इस बेस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो भी वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल दिए। यहाँ पे बजट का जो एलोकेशन रहेगा वो थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्कीम चल रही होंगी तो उन स्कीम्स में जो बजट का एलोकेशन है बढ़ सकता है। तो ये एक फैक्टर है, यहाँ पे बजट में एलोकेशन इस तरफ डाइवर्ट हो सकता है या डेविएट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो भी है पब्लिक के लिए, जैसे हमारे पास जो भी इंश्योरेंस का अभी चला था, ठीक है, उसमें हमारे पास बजट एलोकेशन बढ़ सकता है, ठीक है। जो भी पोटेंशियल है, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ सकता है यहाँ पे। सेकंड जो है, पब्लिक के लिए एक टैक्स रिलीफ मिल सकता है। टैक्स रिलीफ क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो टैक्स रिलीफ आया था वो आया था अप्रॉक्सीमेट 2019 में, जो इनकम टैक्स पे आया था। इनकम टैक्स पे जो रिलीफ आया 2019 में, तो अप्रॉक्सीमेट 8-9 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 8-9 ईयर्स हो गए हैं, तो चांसेस है कि इस बजट में हमारे पास एक टैक्स रिलीफ का स्लैब बचे। जैसे 7 लाख का कर दिया था, तो शायद ये 9 लाख या 10 लाख की तरफ एक बेस स्लैब को ले आए, ठीक है। तो ये चांसेस है यहाँ पे अब की बार होने के, ठीक है, अब की बार होने के काफ़ी चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। और ये क्यों करना है, क्योंकि जो प्रीवियस 3 ईयर्स में आफ्टर कोविड जो भी हमारे पास इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, हर पर्सन के पॉकेट पे इस इन्फ्लेशन ने हिट किया है काफ़ी बुरी तरीके से। हमारे सारे इंटरेस्ट लोन्स जो भी है लोन्स, उन सब का जो पेमेंट है वो बढ़ चुका है। तो पूरे इन्फ्लेशन ने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है। तो चांसेस है कि इस बार काफ़ी चांसेस है, ठीक है, एटलीस्ट ये वाला स्लैब, इनकम स्लैब 9 लाख to 10 लाख की तरफ इनकम स्लैब हमारे पास आ सकता है, ठीक है। 7 लाख का है पिछला बेस, उसको 9 to 10 तक बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में थोड़ा असेंशियल गुड्स की तरफ पॉसिबल कंसेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में पॉसिबल जीएसटी कंसेशन है असेंशियल गुड्स की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे जो थे, ये हमारे थे पब्लिक क्या क्या एक्सपेक्ट करती है। इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं हमारे टैक्स स्लैब के, ठीक है। तो हम उसको भी मार्क कर देंगे कि टैक्स स्लैब।
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्स स्लैब और सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके। ठीक है, ये हमारे पास है एक कॉमन पब्लिक के लिए टैक्स स्लैब, ये तो आएगा ही, इसमें कर ही सकते हैं ये सारी चीज़ें। टैक्स रिलीफ में सिर्फ ये वाला है इम्पोर्टेंट है, ये वाला आ जाए तो मार्केट काफ़ी खुश हो जाएगा, तो हम बुलिश साइड काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा तो वो इनकम का कुछ पोर्शन तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉरपोरेट सेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर बजट से। ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मार्केट अपना जो टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टारगेट्स हैं, वो उसमें एक और बूस्ट डाल दे। ठीक है, जैसे हमारे पास पीएलआई स्कीम्स थे, इंसेंटिव सेल्स वाले थे, और हमारे पास इंफ्रा में जितना एक्सपेंडिचर चल रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चल रहा है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूटी चाहता है कॉरपोरेट। ठीक है, कंटिन्यूटी आएगी, वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कॉर्पोरेट साइड से। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंसेंटिव्स हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में जो पीएलआई है उसमें, कुछ और सेक्टर। ठीक है, जो सेक्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं पहले या ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उनके अलावा एडिशन हमारे पास आ सकता है, एडिशनल सेक्टर्स आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एडिशनल सेक्टर्स या एडिशनल प्रोडक्ट्स टाइप बोलो तो वो आ सकते हैं। ठीक है, यही सिंपल है, इसी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म और आ जाए, और जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसेस है हमारे पास, जो भी है प्रोसेस मींस इन द सेंस, देखा जाए जो भी प्रोसेसेस रहते हैं जिसमें हमारे पास जो भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, किसी चीज़ का लेना है, परमिशन लेना है, ग्रांट्स लेने हैं, तो उसकी जो रेगुलेशन है, ठीक है, उसके रेगुलेशन में थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए, थोड़ा ईज़ किया जाए, तो वो एक्सपेक्टेशन है। वो हमें बजट पे इम्पैक्ट नहीं, वो हमारे मार्केट पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा। जस्ट बिज़नेस इन फ्यूचर ये चीज़ें होंगी, तो हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंप्रूव होगा, कंपनीज़ ग्रो करेंगी और हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे ग्रो करेंगे। ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ जो कर रहा है वो हमारे पास सिंपलर टैक्स रेजिम। अभी क्या चल रहा है, हमारे पास ओल्ड भी चल रही है, ओल्ड रेजिम भी चल रही है, इनकम टैक्स की भी, कॉर्पोरेट टैक्स की भी, और न्यू रेजिम भी चल रही है। ठीक है, तो इन दोनों को दोनों साइड में, ये नॉर्मल इनकम पे भी है और कॉर्पोरेट टैक्सेस पे भी है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, और जो भी एक्सपेक्टेशन है ये वाली, इसमें हमें दिख जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बजट एक्सपेक्टेशन से एक इन्वेस्टर का क्या रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टर को चाहिए मार्केट जो स्टेबल, मार्केट स्टेबिलिटी चाहिए इन्वेस्टर को। मार्केट स्टेबिलिटी क्यों है, इशू हैं काफ़ी सारे जो अभी रिसेंटली आए हैं, रिसेंटली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलो मूवमेंट हो रहे हैं, इलॉजिकल मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट को थोड़ा अनस्टेबल बना रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इशू हैं हमारे पास, हमारे पास इशू हैं जो एफ आई आईज और डी आई आईज, ये बोलो, एफ आई आई डी आई आई का जो मार्केट मैनिपुलेशन है वो थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन बढ़ चुका है। मार्केट मैनिपुलेशन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो हमारे पास एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, एक्सचेंजेस हैं, एवरी डे इज एक्सपायरी डे। ठीक है, एवरी डे एक्सपायरी। ठीक है, इन सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मार्केट को अनस्टेबल कर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट को अनस्टेबल कर दिया है। ठीक है, मार्केट को अनस्टेबल क्योंकि सारी चीज़ों में हर दिन एक्सपायरी हो गया है, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। वॉल्यूम डिवाइड हो चुके हैं तो डिसीसिव जो मूवमेंट रहता था पहले, डिसीसिव मूवमेंट वो हमारे पास मिसिंग है यहाँ पे। कभी वॉलेटाइल आती है, ट्रेड्स को बाहर निकाल देती है और अपनी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये जो है डिसिसिव मूवमेंट जो पहले आते थे अब वो आने बंद हो गए हैं, तो उन्हीं की तरफ हमारे पास मेजर कुछ लिया जाएगा,
तो ये हमारे पास मार्केट स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहा है एक इन्वेस्टर, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रीमलाइनिंग होगा, जो भी एफ डी आई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफ पी आई जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका जो मनी है या इनके रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस है उसमें थोड़ा फेरबदलाव होगा, उसकी वजह से ही मार्केट स्टेबलाइजेशन होंगे। ये वाली सारी चीज़ें हैं जो अनस्टेबल है, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक रेगुलेटर करेगा जो कि सेबी है, ठीक है, ये सभी करेगा। ये बजट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि मार्केट अनस्टेबल किस वे में हो चुका है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इन्वेस्टर है, जैसे हमारे पास जो भी गवर्नमेंट का फोकस रहा है कि रिन्यूएबल साइड या ग्रीन एनर्जी की साइड मूव करने वाला है, तो वहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ सकती है एडिशन में, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, या जो भी है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है उनकी तरफ हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है सिंपल टैक्सेशन क्लैरिटी, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, एक इन्वेस्टर को भी टैक्सेशन क्लैरिटी चाहिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी बार, जो काफ़ी न्यूज़ पोर्टल पे या काफ़ी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो रही है, जहाँ पे एस टी टी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, एस टी टी और लॉन्ग टर्म दोनों लिए जा रहे हैं, ठीक है, दोनों हमसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास होता था सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, उसके बाद एस टी टी आया, ठीक है। तो इन दोनों में या तो कुछ रिलीफ मिले, ठीक है, या तो कुछ रिलीफ मिले, या एक को एक्सक्लूड करे, जिसके चांसेस काफ़ी कम, एक्सक्लूजन, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल ये डिस्कशन का पार्ट है, तो मेरा काम है इसको बताने का। तो एक्सक्लूजन का बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो रिलीफ हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15%, ठीक है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उसको स्लैब को 10% कर सकते हैं, या एस टी टी होगा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी जो चल रहा है 15%, ठीक है, 15% को भी अगर कम कर देते हैं 10%, तो चांसेस है कि थोड़ा रिलीफ कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूजन नहीं होगा, एक्सक्लूजन के चांसेस बहुत कम है, जहाँ तक कि मेरा एनालिसिस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहा है सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडर वो चाहता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो, एस टी टी होता है, ब्रोकरेज होता है, फिर उसके बाद जी एस टी होता है, ठीक है, जी एस टी है, डी पी चार्जेस हैं, और इधर उधर के कितने टैक्सेस हैं, 6-7 टैक्सेस हैं, जो एक ट्रेडर एवरी ट्रेड, एवरी डे, एवरी ट्रेड जो ये पे करता है, ये सारे टैक्सेस, तो इनमें थोड़ा सा रिडक्शन एक ट्रेडर को चाहिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो एस टी टी है, एस टी टी को थोड़ा सा कम करना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कम किया जाए, या एस टी टी की या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा रिलीफ दे दे, एस टी टी लेते रहे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा सा रिलीफ कर दे, तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो जाएगा, ट्रेडर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया था ये अभी सेबी का रिलेटेड, कि जो लिक्विडिटी इशू आ रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी इशू आ रहे हैं, ठीक है, वॉलेटिलिटी कम हो गई है, वॉलेटिलिटी और डिसिसिव मूव जो पहले आते थे वो कम हो गए हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम पहले रहता था एक या दो इंडेक्स में, ठीक है, एक दिन एक्सपायरी होती थी, उसी दिन ही सारा वॉल्यूम होता था, ठीक है, तो वहाँ पे डिसीजन मूव आते थे, डिसिसिव मूव आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि मार्केट में कोई डिसीजन नहीं है, जहाँ खुलता है वहीं बंद हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वॉलेटिलिटी नहीं है, ट्रेडर को वॉलेटिलिटी चाहिए, ठीक है, वॉलेटिलिटी किस वजह से हुई है, लिक्विडिटी की इशू की वजह से, लिक्विडिटी क्यों हुई है, हर दिन एक्सपायरी हो गया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस वजह से काफ़ी इशू हो रहे हैं ट्रेडर को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है जो टैक्सेस है, ठीक ठीक है, टैक्सेस का थोड़ा सिंपलर और वे में हो जाए, जो भी हमारे पास पोर्टल हैं उनका थोड़ा जो फाइलिंग है वो थोड़ा ईज आउट हो जाए, ताकि एक कॉमन पर्सन भी उसको कर सके, ठीक है, ये सारे एक्सपेक्टेशन थे हमारे प्रॉपर, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने देख लिया कि एसेट्स से, डिफरेंट एसेट्स से, गोल्ड,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके अगेंस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा है मार्केट, और किस हिसाब से हमारा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू हमारा बुलिश रहेगा, लेकिन इस बजट इवेंट पे हम थोड़ा एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुल बैक कितना, 3 to 4% का पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया बेंचमार्क एनालिसिस। बेंचमार्क में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स, बोथ साइड, ठीक है, बुलिश बियरिश दोनों, बिकॉज हम कोई भी बायस नहीं बनाएंगे। ठीक है, बुलिश अगर लेवल टूटते मिलेंगे हम बुलिश की साइड बैठ जाएंगे, बेयरिश लेवल टूटते मिलेंगे हम बेयरिश की साइड बैठ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड पोर्शन था इस वीडियो का। थर्ड पोर्शन था हमारा बजट एक्सपेक्टेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया एक जनरल पब्लिक को क्या चाहिए। जनरल पब्लिक की ये बजट पब्लिक प्लीजिंग हो सकता है, तो उनको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट क्या चाह रहा है, इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, एक ट्रेडर क्या चाह रहा है। ट्रेडर की कोई सुनेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ट्रेडर की कोई सुनेगा नहीं। तो ये सिंपल सा एक जॉकिंग वे में बता रहा हूँ कि ट्रेडर की कोई सुनेगा नहीं, तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए सिंपल चांसेस है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। और हमारे पास पब्लिक के लिए जो टैक्स स्लैब है वो 7 लाख का जो अभी करंटली है उसको 9 to 10 लाख कर सकते हैं। ठीक है, 9 to 10 लाख, ये हमारा पास टोटल बजट का एक्सपेक्टेशन है। कॉमन पर्सन, कॉर्पोरेट, इन्वेस्टर, ट्रेडर, ये सारी एनालिसिस हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और हेल्प करेगा आपके ट्रेड प्लान करने में। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे पास मार्केट में बुलिश साइड हमारे पास काफ़ी अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे, बुलिश मूव आ जाएगा अगर ये दोनों मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाले दोनों अगर अनाउंसमेंट मिसिंग होंगे तो लॉन्ग ट्रेड बिल्कुल भी प्लान मत करना बजट के टाइम पे। बस यही एक टिप था मेरी तरफ से। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।